Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 15th June 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे. In this video, we'll talk about malnutrition in India. This topic is important from GS paper 2 point of view. Health point of view से ये topic काफ़ी important हो जाता है. And then we'll also cover an article which is related to retail inflation in India and how can we ease it out. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला आर्टिकल malnutrition से रिलेटेड है. It is about malnutrition in India. इस आर्टिकल में हम सबसे पहले समझेंगे what is malnutrition and what is the level of malnutrition in India. इसे लेकर हमारा जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसके अंदर मालन्यूट्रिशन को लेकर क्या मेजर फाइंडिंग्स थी वो हम यहाँ पे कवर करेंगे. देन विल ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस द इश्यूज एंड कंसर्न दैट आर रिलेटेड विद द मालन्यूट्रिशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि मालन्यूट्रिशन से डील करती हैं उन सभी स्कीम्स को यहाँ पे कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. नाउ सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ मालन्यूट्रिशन. So malnutrition basically refers to deficiencies or the imbalances or excesses in the person's intake of energy or nutrients. Malnutrition में हमारे पास दोनों चीज़ें आती हैं. यहाँ पे deficiencies भी अगर चल रही हैं in terms of intake of energy and nutrients वो भी एक malnutrition है, या फिर अगर excess of intake है in terms of energy and nutrition वो भी malnutrition है. Therefore, हम malnutrition को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ कॉल्ड एज अंडर न्यूट्रिशन. ना जब हम अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं तो यहाँ पे कंडीशंस आते हैं जैसे कि स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट या फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डिफिशियंसीज़ होती हैं, इनसफिशियंसीज़ होती हैं वो यहाँ पे आती हैं. स्टंटिंग इज़ बेसिकली फॉर अ पर्टिकुलर एज इफ़ यू हैव लो हाइट. सो इफ़ देर इज़ लो हाइट फॉर एज that is called as stunting. Wasting जब हम बोलते हैं it means that the person is having low weight according to their height. So low weight for height is called as wasting. Underweight हम तब बोलते हैं when there is low weight according to the age. ये छोटी छोटी चीज़ें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. स्टंटिंग में एज के कंपैरिजन में हाइट देखी जाती है, वेस्टिंग में हाइट के कंपैरिजन में वेट देखा जाता है और अंडर वेट में एज के कंपैरिजन में वेट देखा जाता है. सो इफ़ देर इज़ लो वेट फॉर एज दैट इज़ कॉल्ड एज अंडर वेट. इफ़ देर इज़ लो वेट फॉर हाइट दैट इज़ कॉल्ड एज वेस्टिंग. एंड इफ़ देर इज़ लो हाइट फॉर एज दैट इज़ कॉल्ड एज स्टंटिंग. इसके अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी है, इनसफिशिएंसी है, कुछ वाइटामिन या मिनरल्स बॉडी में पूरे नहीं हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अंडर न्यूट्रिशन. जो दूसरी कैटेगरी है दैट इंक्लूड ओवरवेट, ओबेसिटी एंड डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. जो ओवरवेट हैं, ओबीज हैं या फिर जिनमें डाइट रिलेटेड डिजीजेस हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, बी इट हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज़, कैंसर, this falls under the second category. Therefore, जब हम malnutrition को define करते हैं, हमने पहले इसकी definition में कहा that malnutrition refers to deficiencies or excess or imbalance in person's intake of energy or nutrients. Now, after this, if we talk about malnutrition in India, तो देखिए इंडिया में जो चाइल्ड malnutrition है it is improving significantly. बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे ये जो चाइल्ड मालन्यूट्रिशन है वो इम्प्रूव हो रही है. एंड दैट वी कैन सी इवन इन दी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. हमारा जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था, इस सर्वे में भी यही शो किया गया दैट देयर इज़ सम मार्जिनल इम्प्रूवमेंट इन द डिफरेंट न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स. यहाँ पे कहा गया कि जो प्रोग्रेस है वो हो तो रही है लेकिन जो पेस ऑफ प्रोग्रेस है वो थोड़ी स्लो है. अगर हम कंपेयर करें बिटवीन लास्ट टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज जो 15-16 में हुआ और 2019 और 21 का जो सर्वे है, अगर हम इनको कंपेयर करें तो वो चिल्ड्रन दोज हु वर अंडर वेट का मतलब अभी हमने पीछे याद किया दोज हु हैव लो वेट फॉर एज,
तो अंडर वेट चिल्ड्रन का जो परसेंटेज है वो ड्रॉप हुआ है बाय 3.7%। 2015-16 और 1921 के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं, 3.7% से अंडर वेट जो चिल्ड्रन हैं वो रिड्यूस हुए हैं। स्टंटिंग की अगर हम बात करें, स्टंटिंग वाज लो हाइट फॉर एज, स्टंटिंग के केसेस भी 2.9% से रिड्यूस हुए हैं। एंड वेस्टिंग विच इज़ लो वेट फॉर हाइट, वेस्टिंग के केसेस भी 1.7% से रिड्यूस हुए हैं। तो चिल्ड्रन और विमेन की अगर हम बात करें तो इन द केसेस ऑफ माल न्यूट्रिशन, when it comes to tackling the malnutrition, we are making some progress, but problem ये है कि जो progress है वो काफ़ी slow rate पे हो रही है। So now if we discuss the issues and concerns related to malnutrition, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है less diet। Now हमारा जो सबसे बड़ा national treasure है वो है हमारे लोग, especially we talk about women and children, but even after 75 years of independence, majority of people, they do not get the required diet to meet their nutritional needs। जो चाइल्ड का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो डायरेक्टली मदर से रिलेट हो जाता है, लिंक हो जाता है। और अगर एक प्रेग्नेंट विमेन है उस दौरान इफ़ शी इज़ हैविंग पुअर न्यूट्रिशन, इट बेसिकली अफेक्ट्स द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड and it ultimately has the greater chance to affect the future generations as well। तो पहली चीज़ तो ये है कि there is a lot of people in India, they still don't get the required diet to meet their nutritional demands। पहला concern तो यहाँ पे ये है। Secondly, there is prevalence of anemia। India has highest prevalence of anemia इन द वर्ल्ड। एनीमिया के केसेस सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंस है वो इंडिया में है। जो लेटेस्ट हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इट इंडिकेट्स दैट मोर देन 57% ऑफ विमेन, इफ वी टॉक अबाउट द एज ऑफ 15 to 49 years, they suffer from anemia। And if we talk about children from 6 to 59 months, they also suffer from anemia। 67% of such children, they suffer from anemia। So in India, the prevalence of anemia is high, rather highest in the world। ये एक बहुत बड़ा challenge है। Then we have some budgetary issues as well। So when we talk about Saksham Anganwadi or Prime Minister's overarching scheme फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, जिसे हम कहते हैं पोषण 2.0 प्रोग्राम, अगर हम इन स्कीम्स को देखें तो इनकी बजटरी एलोकेशन में इस साल बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज़ हुआ है। दिस इज़ द इंक्रीज़। इससे पहले 20,105 करोड़ दिए गए थे, नाउ इट इज़ 20,263 करोड़। देयर इज़ ओनली वेरी मार्जिनल इंक्रीज़ इन द एलोकेशन दिस ईयर। Also, there is underutilization of funds। 32% of the funds that were released under the Poshan Abhiyan to the states and UTs, they have not been utilized। So when we talk about malnutrition in India, less diet, prevalence of anemia, budgetary issues, underutilization of the funds, these are some of the major concerns। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अब जो अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन हैं, दे हैव दैट रिस्क ऑफ अंडर परफॉर्मिंग व्हेन इट कम्स टू देयर स्टडीज़। वो स्टडीज़ में उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज दे आर अंडर नरिश्ड। तो अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन अंडर परफॉर्म कर रहा है इन स्टडीज, सो देयरफॉर दे विल हैव लिमिटेड जॉब प्रोस्पेक्ट्स। तो ये एक कंट्री को विशियस साइकिल में डाल देता है, और ये जो विशियस साइकिल है ये डेवलपमेंट को रिस्ट्रेन करती है। ऐसी वर्कफोर्स जो कि मेंटली फिज़िकली अफेक्टेड हो, उनकी वर्क कैपेसिटी भी कम होती है। डेवलपिंग कंट्री अपना 4.05% GDP पर एनम लूज़ करती है बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन इंडिया।
और इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ यहाँ पे भी आयरन डेफिशिएंसी है. सो वी लॉस अप टू 1.18% ऑफ GDP एनुअली बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया इन इंडिया. ना अगर हम इसको कपल अप कर दें विद पैंडमिक, तो पैंडमिक ने हर एक कंट्री की इकोनॉमी को हार्ड हिट किया है. लेकिन स्पेशली अगर हम यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स देखें, दे आर द वर्स्ट हिट. अनएम्प्लॉयमेंट पिकअप हो चुका है रिसेंटली, जिसके चलते जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है वो डिक्लाइन हुई है. ऑल्सो वी हैव लो इनकम, और साथ ही में हम देख रहे हैं दैट देयर इज हाई इन्फ्लेशन. So this low income and high inflation upsets the food budget of low income family, and therefore it increases the rate of malnutrition in our country. So now if we talk about government interventions कि malnutrition को लेकर कौन कौन सी schemes हैं हमारे पास, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम के बारे में. So government implements Anganwadi services, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, scheme for adolescent girls. All of these comes under the umbrella of Integrated Child Development Service Scheme. And यहाँ पे इसका target क्या है? The target of this scheme is to address the problem of malnutrition in our country. And this scheme basically serves as the most critical instrument जिसके थ्रू हम इंडिया का जो चाइल्ड malnutrition का जो चैलेंज है उसे ओवरकम कर सकते हैं. इस स्कीम के अंदर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स आते हैं. इट मॉनिटर्स ग्रोथ एंड इट प्रमोट्स न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन. इसमें इम्यूनाइजेशन आता है, हेल्थ चेकअप, हेल्थ रेफरल्स as well as preschool education. So this critically addresses the India's child malnutrition challenge. Then we also have Poshan Abhiyan. We launched Poshan Abhiyan as a flagship national nutrition mission, जिससे कि हम जो न्यूट्रिशन है वो चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वेमेन और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इन तीनों के अंदर हम माल न्यूट्रिशन को दूर कर सकें. दिस स्कीम वाज launched in 2017, and under this scheme government prioritized addressing malnutrition through Prime Minister's overarching scheme for holistic nutrition, जिसे हम कहते हैं पोषण अभियान. एंड अभी लास्ट ईयर 2021 में पोषण 2.0 की जो गाइडलाइंस हैं वो अपडेट की गई. देन वी ऑल्सो हैव इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स स्पेशली फॉर द सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन. जन आंदोलन है, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिससे कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन की जाए और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये स्ट्रेंथन अप हो. एंड देयर शुड बी द होलिस्टिक अप्रोच टू एड्रेस द माल न्यूट्रिशन. वी ऑल्सो हैव नेतृत्व सहयोग योजना, इंदिरा गांधी नेतृत्व सहयोग योजना. दिस इज़ बेसिकली कंडीशनल मैटरनिटी बेनिफिट. ये जो स्कीम है ये 2010 में लॉन्च की गई थी एंड इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. इस स्कीम के थ्रू जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग विमेन हैं, they want to improve their health and nutrition status so that they can better enable the environment by providing them cash incentives to the pregnant and the nursing women. On the same lines now we have Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana. ये स्कीम 2017 में लॉन्च की गई थी. दिस इज़ ऑल्सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. इसमें स्कीम में क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वेमेन हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए जाते हैं सो दैट दे कैन अवेल बेटर फैसिलिटीज़ फॉर डिलीवरी ऑफ एज वेल एज बेसिकली दे कैन कंपनसेट देयर वेज लॉस एंड you are eligible for this scheme for the first child of the family. इस स्कीम की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये बहुत ही क्लोजली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मॉनिटर करती हैं. वी हैव दिस प्रधानमंत्री मैत्रु वंदना योजना कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल. तो प्रधानमंत्री मैत्रु वंदना योजना में
जो कंपनसेशन दिया जा रहा है दैट इज़ फॉर वेट लॉ, जो वेज उनका लूज़ हो रहा है बिकॉज दे आर प्रेगनेंट एंड दे आर नॉट वर्किंग, और उनको 6,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं सो दैट दे कैन अवेल बेटर फैसिलिटीज़. देन वी ऑल्सो हैव मिड डे मील स्कीम. ये स्कूल मील प्रोग्राम है. इससे जो स्कूल एज चिल्ड्रन हैं उनकी जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो पूरी कर सके, उसके लिए मिड डे मील स्कीम है हमारे पास. एंड देन वी ऑल्सो हैव नेशनल न्यूट्रिशन मिशन. ये गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट women as well as for lactating mothers. The aim of National Nutrition Mission is to reduce stunting and wasting by 2% per year. And among children, ये हमारे टारगेट है कि by 2022 जो स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, ये 2% तक रिड्यूस कर दी जाए, एंड एनीमिया बाय 3% पर ईयर. तो मतलब अगर हम ये देखें 2022 तक अकॉर्डिंग टू द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, स्टंटिंग और वेस्टिंग अभी तक 6% रिड्यूस हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हर साल 2% का टारगेट है. एनीमिया का हर साल का 3% का टारगेट है, तो बाय 2022 अभी तक ये 9% तक रिड्यूस हो जाना चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिफरेंट स्कीम्स व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद माल न्यूट्रिशन इन इंडिया. तो देखिए, वी नीड टू एड्रेस ऑल दी गैप्स एंड इनएफिशिएंसीज़. जो हमारा प्रेजेंट सेटअप है उसमें कौन कौन से गैप्स हैं, कौन कौन से इनएफिशिएंसीज़ हैं, हमें उन्हें एड्रेस करना होगा. एंड फॉर दैट वी नीड पब्लिक अवेयरनेस, वी नीड कम्युनिटी इंगेजमेंट एज वेल एज एम्पावरमेंट. देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रेट नीड नाउ टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन women एंड चिल्ड्रंस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. इससे हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर कर पाएंगे एंड वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. There has been the direct engagement with nutritionally vulnerable groups. ये vulnerable groups कौन कौन से हो जाते हैं? यहाँ पे elderly, pregnant women, those who have special needs, young children, all of them come under this. And यहाँ तक direct engagement हमें चाहिए होगी. We need to ensure last mile delivery of key nutrition services and interventions. एंड देयर शुड बी दिस प्रोसेस जिससे कि हम मॉनिटर कर सकें. जो प्रोग्राम्स हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स हमने पढ़ लिए, उनको हम इवेलुएट कर सकें, एंड वी कैन एड्रेस द सिस्टेमिक एंड ऑन ग्राउंड चैलेंजेस यूजिंग दीज प्रोग्राम्स. कंट्री का जो रिस्पॉन्स है माल न्यूट्रिशन को लेकर, जो एनीमिया बर्डन ग्रो हो रहा है, अ रिस्पॉन्स शुड बी मोर प्रैक्टिकल एंड इनोवेटिव. इवन हमारी जो बजट एलोकेशंस हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो, चाहे वो मिड डे मील स्कीम हो, वी नीड टू इंक्रीज इट बिकॉज राइट नाउ वी आर सीइंग कि इन्फ्लेशन है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं. सो टू एडजस्ट फॉर दैट वी नीड टू इंक्रीज द बजटरी एलोकेशंस फॉर दीज स्कीम्स एज वेल. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, इट्स अबाउट रिटेल इन्फ्लेशन एंड हाउ टू ईज इट आउट. This article is present in today's The Hindu newspaper. So, India's retail inflation, it has eased marginally to 7.04% in May, from nearly 8-year high of 7.79% in April. April month में हमारी जो retail inflation थी वो 8-year high level पे पहुंच गई थी of 7.79%. Now for the month of May, इन्फ्लेशन मार्जिनली ईज आउट हुई है. अब ये 7.79% से रिड्यूस होकर 7.04% पे पहुंच चुकी है. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ रिटेल इन्फ्लेशन. रिटेल इन्फ्लेशन के लिए हमारे पास इसे मेजर करने के लिए वी हैव कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, it monitors the retail prices at a certain level for a particular community. एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए एक सर्टेन लेवल पे कौन सा रिटेल प्राइस चल रहा है उसे मॉनिटर किया जाता है. गुड्स एंड सर्विसेज में, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में या ऑल इंडिया लेवल पे किस लेवल का प्राइस मूवमेंट चल रहा है वो CPI मॉनिटर करता है. And if there is change in the price index over a period of time, that is referred to as CPI based inflation or retail inflation.
So CPI is basically used as a macroeconomic indicator of inflation. It is a tool which is used by the central bank and the government for targeting inflation. Also for inspecting the price stability and as a deflator in the national accounts. So, if you talk about CPI, it helps to understand the real value of salaries, wages, pension, the purchasing power of the national currency, and also the regulating rates. It ascertains economic health and give an idea of the cost of standard of living. Now we should know about the statics on inflation. So as we said, inflation is measured by CPI, Consumer Price Index, and as compared to April, it has slowed down by 75 basis point, and now it has decreased down to 7.04% in May from 7.79% what was recorded in April. Also रूरल कंज्यूमर्स जो इन्फ्लेशन फेस करते हैं वो भी डिक्रीज़ हुआ है. अप्रैल में 8.38% था, बट मई में डिक्रीज़ होकर 7.01% हो गया है. But on contrary, if we talk about urban areas, the pace of price rise was virtually flat month on month. Urban areas में प्राइस राइज का जो पेस था वो इतना ज़्यादा रैपिडली उसमें चेंज नहीं देखने के लिए मिला जितना कि रूरल एरियाज़ में मिला है. फूड प्राइस इन्फ्लेशन हैज़ ईज्ड अ लिटिल, लेकिन जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है ये अभी भी अर्बन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हाई है. इन्फ्लेशन अगर हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैटेगरी की बात करें, सो इट हैज़ शो दैट लास्ट मंथ के कंपैरिजन में ये स्लो डाउन हुआ है. देयर इज़ माइल्ड मॉडरेशन इन द रिटेल इन्फ्लेशन रेट, जिसमें कि एक तो बेस इफ़ेक्ट आ सकता है. मई 2021 में काफ़ी ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन थी एट 6.3%. ऑल्सो सेंटर ने फ्यूल प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे उसके ऊपर लगने वाली जो एक्साइज ड्यूटी है उसे भी रिसेंटली लोअर किया है. हमने हमारे करंट अफेयर वीडियोज़ में भी इसको डिस्कस किया था कि किस तरह गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को ईज डाउन करने के लिए फ्यूल के ऊपर लगने वाली एक्साइज ड्यूटीज़ को डिक्रीज़ किया था. So what these data indicate? So despite of easing the retail inflation, there are some other concerns as well that need to be addressed. जैसे कि nutritional security. अब vegetables के prices हों, meat, fish के prices हों, सब increase हो रहे हैं as compared to the earlier level. And इससे जो low income household हैं उनकी जो nutritional insecurity है वो बढ़ती जा रही है. Secondly, fuel resilience. जो रूरल कंज्यूमर्स हैं दे हैव कंपैरेटिवली लोअर परचेजिंग पावर देन द अर्बन पेयर्स, एंड दे आर हेविली रिलायंट ऑन द फ्यूल्स. जैसे कि फार्म ऑपरेशन के लिए फ्यूल चाहिए. इट एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट स्लोअर सॉफ्टनिंग दिस ऑन द ईयर पेस. ऑल्सो वी टॉक अबाउट ऑयल सप्लाई. अब देखें इन्फ्लेशन जो एडिबल ऑयल्स में है वो स्लो डाउन हुई है एज़ कम्पेयर टू द अप्रैल मंथ. But there is no room for complacency and the persistent supply concerns, especially in the wake of Ukraine war. क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से जो सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट है उसकी सप्लाई में डिस्ट्रप्शन हो चुकी है, तो ऑयल सप्लाई और इसकी इन्फ्लेशन भी एक बड़ा कंसर्न अभी भी बना हुआ है. ऑल्सो वी टॉक अबाउट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस. सो विद RBI's consumer confidence survey, it shows that there is deterioration in household expectation of 1 year ahead price level. Authorities must stay focused on the battle to tame the inflation. This article on inflation was given in today's The Hindu newspaper. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.